हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैकेनिक्स में हम जो है प्रीवियस लेक्चर में जो है किसी भी फोर्स को किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं वो हमने देखा था। ठीक है, उसके दो मेथड हमने देखे थे। एक बार जब आपका जो एंगल है किसी एक फोर्स से दिया हुआ हो, यानी कि किसी एक फोर्स की दिशा जो है जिसमें हमें रिजॉल्व करना है वो पता हो, और एक में क्या होगा कि हमें दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो दी हुई हो। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। बात करें अगर नेक्स्ट टॉपिक की, तो कंपोनेंट और रिजॉल्व पार्ट में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब अगर बात करें, जो हमारा कंपोनेंट होता है वो उसकी डायरेक्शन जो है हम कोई भी दो दिशा में ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो दोनों कंपोनेंट होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन अगर हम रिजॉल्व पार्ट की बात करें, वियोजित भाग की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि ये एक दूसरे के कंप्लीटली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें कंपोनेंट में, तो अगर जो आपका कंपोनेंट होता है किसी भी फोर्स का, अगर आपने कंपोनेंट लिया है तो उस फोर्स का जो है कंप्लीट इफेक्ट उसी डायरेक्शन में दिखाएगा। ठीक है, जबकि अगर रिजल्ट पार्ट की बात करें तो वो कंप्लीट इफेक्ट जो है उस डायरेक्शन में नहीं दिखाता है। मतलब कि हम फोर्स को तोड़ रहे हैं, दो भागों में तोड़ रहे हैं। ठीक है, किसी गिवन डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि वो पार्शियल इफेक्ट दिखाएगा, ना कि कंप्लीट इफेक्ट। जबकि अगर कंपोनेंट है तो वो हमारा कंप्लीट इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अगर कोई फोर्स है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट होता है उसका परिमाण कुछ भी हो सकता है, और ये जो परिमाण होता है ये जो दूसरा आपका कंपोनेंट होता है उस पर डिपेंड करता है। मतलब कि अगर कोई फोर्स है, ठीक है, तो बल के जो है परपेंडिकुलर दिशा दिशा में जो कंपोनेंट होगा उसका परिमाण कुछ भी हो सकता है। मतलब फिक्स नहीं होता है, कुछ भी अमाउंट जो है वो परिमाण में हम जो है हमें प्राप्त हो सकता है, और जो ये दूसरा कंपोनेंट होता है ये उस पर परिमाण जो है डिपेंड नहीं करता है। जबकि अगर हम बात करें रिजुलेंट फोर्स की, तो ये क्या होता है कि अगर हमने रिजॉल्व किया फोर्स को दो परपेंडिकुलर भाग में, तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, उसका मान हमारा जो है शून्य होगा, और जो सेकंड एक का मान तो जीरो होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और जो सेकंड होगा वो इक्वल टू जो हमारी फोर्स है उसी के बराबर होगा। जैसे अगर बात करें कि मान लीजिए ये आपकी फोर्स है ओसी। ठीक है, तो अगर आप ऐसा ही कंपोनेंट लेते हैं इसका, एक इसके सीधे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं और दूसरा ऑटोमेटिकली इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये जो परपेंडिकुलर में इसका इफेक्ट क्या होगा, जीरो होगा, और जो दूसरा होगा ये सेम इसी फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो है हमारा रेजुलेशन ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स एंड देयर रिजल्टेंट। यानी कि एक तलीय संगामी निकाय के बलों का वियोजन तथा परिणामी बल। मतलब कि एक तलीय मतलब कि सेम प्लेन पे हो, प्लेन जो है हमारा फोर्स का वो हमारा एक हो, ना कि एक से अधिक। अगर सिंगल प्लेन है और उस प्लेन में जो है फोर्स की, आपके फोर्स की उस प्लेन में जो क्या नाम है, टोटल फोर्स कार्य कर रहे हैं वो किसी एक बिंदु से, संगामी मतलब क्या हो गया, कॉन्करेंट मतलब किसी एक पॉइंट पे जो है फोर्सेस पास हो रहे हैं, तो उनका किस तरीके से हम रेजोल्यूशन और जो है रिजल्टेंट ज्ञात करते हैं वो हमें देखना है। चलिए बात करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास कोई फोर्स है, मान लीजिए F1 F2 F3 एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये फोर्सेस हैं F1 F2 F3।
ठीक है, ये सारी फोर्सेस हैं, एक रिजल्टेंट है हमारा। तो आप देखिए F1 जो है वो θ1 एंगल पे लग रही है, F2 जो है हमारा वो θ2 पे, और F3 θ3 पे, और जो रिजल्टेंट है वो अल्फा पे कार्य कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम x डायरेक्शन की बात करें तो जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, r cos अल्फा, क्योंकि अल्फा एंगल दिया हुआ है तो जिसके साथ एंगल दिया रहता है उधर क्या आता है, कॉस आता है, तो r cos अल्फा। अब इस डायरेक्शन में जो टोटल आपकी फोर्सेस हैं इनका जो रिजॉल्व पार्ट आएगा उसके बराबर ये r cos अल्फा होगा, क्योंकि भाई रिजल्टेंट के बराबर ही तो सारी फोर्सेस, रिजल्टेंट क्या होता है, सारी फोर्सेस का सम जो है सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे तो उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। तो ये रिजल्टेंट क्या है, इन तीनों का समेशन है। प्रभाव, संयुक्त रूप से जो प्रभाव है वो r से डिनोट किया जा रहा है। अब अगर r का कॉस कंपोनेंट या x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट r cos अल्फा वो क्या करेगा, इन तीनों का x डायरेक्शन में कंपोनेंट के बराबर होगा। तो बात करें r cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, f1 cos θ1 f2 प्लस f2 cos θ2 और प्लस f3 cos θ3। ठीक है, इस तरीके से x डायरेक्शन में हो जाएगा। इसी तरीके जो r है इसका साइन कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो r साइन अल्फा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बात करें तो f1 साइन θ1 f2 साइन θ2 f3 साइन θ3। ठीक है, अब इस तरीके से अगर देखा जाए, हमें अगर हमें आपका एंगल जो अल्फा है रिजल्टेंट का, कि किस डायरेक्शन में जो है रिजल्टेंट हमारा जाएगा, अगर उसका एंगल आप हमको फाइंड करना है तो पहले क्या करते हैं कि जो हमारा इक्वेशन एक है एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व जो हमने किया हुआ है, ठीक है, उसका स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और ऐड करने पे क्या हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और इधर क्या होगा एक्स डायरेक्शन में स्क्वायर प्लस वाई डायरेक्शन में स्क्वायर। भाई बात वही हुई, समेशन एक्स डायरेक्शन समेशन वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए आर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा आपका, और ये समेशन जो है समेशन ऑफ एक्स फोर्सेस का स्क्वायर इन एक्स डायरेक्शन प्लस समेशन ऑफ फोर्सेस स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन, दोनों का समेशन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर रिजल्टेंट की बात करें तो चूंकि कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से जो आपका आर आ जाएगा वो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो आपका समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन वाई स्क्वायर है ना। अब देखिए दोनों समीकरण दो को एक से डिवाइड कर देंगे, अब दो आपका क्या है कि f1 साइन θ1 प्लस f2 साइन θ2 प्लस f3 साइन θ3 बराबर सिग्मा y। ठीक है, तो अगर इक्वेशन एक को आप दो से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से क्या होगा, अगर आप देखिए आर कॉस अल्फा आर साइन अल्फा, ठीक है, ये डिवीजन में आ जाएगा, प्लस अब इक्वल टू क्या हो जाएगा f1 और f2 f3 है ना, तो ऐसे ऐसे सारे आएंगे। तो अगर इसका हम सम करेंगे तो ये होगा सिग्मा वाई डायरेक्शन मतलब कि इसके परपेंडिकुलर अपान सिग्मा एक्स डायरेक्शन यानी कि इसके पैरेलल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है हमारा आर आर कट जाएगा, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा बराबर tan अल्फा हो जाएगा। तो ये क्या होगा समेशन ऑफ वाई अपन समेशन ऑफ एक्स, तो tan अल्फा बराबर समेशन ऑफ वाई बाई समेशन ऑफ
एक्स, यानी कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में जितनी पूरी जितना आपका फोर्स जो है वो लग रहा है, ठीक है, उनको अगर आप डिवाइड करेंगे तो tan अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब यहाँ से हम अल्फा निकाल सकते हैं tan इनवर्स समेशन इन वाई डायरेक्शन अपॉन समेशन इन एक्स डायरेक्शन। चलिए, ठीक है। अब अगर बात करें तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अगर डिवाइड करेंगे तो आर साइन अल्फा बाई आर कॉस अल्फा, और ये समेशन ऑफ क्या हो जाएगा फोर्सेज, जैसे F1 का F1 कॉस थीटा 1, F2 कॉस थीटा 2, F3 कॉस थीटा 3, ऐसे ही समेशन एक्स डायरेक्शन अपॉन समेशन वाई डायरेक्शन। तो यहाँ से tan अल्फा बराबर समेशन ऑफ वाई बड़े बाई समेशन ऑफ एक्स, तो यहाँ से अल्फा tan इनवर्स के फॉर्म में हमारा जो है आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जबकि अगर इक्वेशन 3 से देखा जाए तो आप इसको आर यहाँ से कैसे निकालेंगे, आर की वैल्यू, तो आर कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे कि आपका ये जो है 1 हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका जो है आर जो है रूट समेशन इन एक्स स्क्वायर, एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस समेशन इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो यानी कि अगर आपको ऐसे डिफरेंट फोर्सेस दी हुई हैं तो इनको एक्स और वाई में तोड़ के और उनका स्क्वायर करके जो है आप रिजल्टेंट फोर्स हो उसको आप निकाल सकते हैं। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इससे क्या होता है कि आप जो आपका आपको फोर्सेस दी हुई हैं उनका आप रिजल्टेंट फोर्स और उसके डायरेक्शन आप तभी निकाल सकते हो जब आपको सभी बलों का जो है क्या दिशा मालूम हो, यानी कि थीटा मालूम हो एक्सिस से, है ना, तभी आप निकाल पाओगे, ठीक है। वरना आप क्या करोगे, आप नहीं निकाल पाओगे। अब कुछ एक स्पेशल केस हम देखते हैं। स्पेशल केस क्या है कि अगर जो है आपका तीन फोर्स F1, F2, F3 कार्य कर रहा है, जिसमें से F1, F2 का तो परिमाण व दिशा आपको पता है, लेकिन F3 का परिमाण तथा दिशा जो थीटा 3 है वो आपको पता करनी है, ठीक है। और जो आपका इन तीनों फोर्सेस F1, F2, F3 का परिणामी बल है R, वो आपको, ठीक है, उसका परिमाण और एक्सिस से जो डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, यानी कि एंगल थीटा अल्फा, वो आपको दिया गया है, ठीक है। तो आप किस तरीके से जो आपकी तीसरी फोर्स F3 है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस तरीके से निकालेंगे ये हम देखते हैं। तो बात करें, मान लीजिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको F1 दिया हुआ है, F2 दिया हुआ है, उसकी डायरेक्शन दी हुई है, और F3 की ना तो डायरेक्शन दी हुई है ना तो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और इन तीनों का जो रिजल्टेंट आर है वो भी आपको दिया हुआ है और उसकी डायरेक्शन दी हुई है। तो आपको पता है कि आर जो रिजल्टेंट है उसका जो कॉस अल्फा होगा, है ना, कॉस वाला होगा, वो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में हमारा आएगा। आर का कॉस अल्फा इस डायरेक्शन में आएगा, और ये क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में परिणामी होगा शेष बलों का जो ये तीनों कार्य कर रहे हैं। तो यानी कि हमारा F1 कॉस थीटा 1, F2 कॉस थीटा 2, और मान लीजिए F3 कॉस थीटा 3 जो तीसरा है वो है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे आपको क्या निकालना है, F3 कॉस थीटा 3। तो F3 कॉस थीटा 3 का इक्वल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आर कॉस अल्फा माइनस F1 कॉस थीटा 1 प्लस ओ माइनस F1 कॉस थीटा 2। अब मान लीजिए कि ये टोटल जो है हमारा F3 कॉस थीटा 3 ये N1 आ गया, ये हमने सपोज किया हुआ है। इसी तरीके से अगर साइन की बात करें तो आर साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, F1 साइन थीटा 1, F2 साइन थीटा 2 और F3 साइन थीटा 3। और यहाँ से हमारा F3 साइन थीटा 3 जो हो जाएगा वो आ जाएगा आर साइन अल्फा माइनस F1 साइन थीटा 1 माइनस F2 साइन थीटा 2 जो N2 के बराबर हमने माना है। अब देखिए यहाँ से अगर हम दोनों जो आपकी इक्वेशन है 1 और 2 इसका स्क्वायर करके ऐड कर दें तो ये F3 कॉस थीटा 3 का स्क्वायर प्लस F3 साइन थीटा 3 का स्क्वायर बराबर N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर।
तो यहाँ से F3 आपका जो आपको x3 का क्या नाम मैग्नीट्यूड आपको पता करना था, वो क्या आ जाएगा। अगर देखिए यहाँ से क्या होगा कि अगर हम F3 कॉमन ले ले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि 1 होता है। तो यहाँ से F3 स्क्वायर बराबर N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। N1 N2 क्या है, ये आपका x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, तीनों का। रिजल्टेंट कौन सी है, जो आपकी रिजल्टेंट फोर्स थी R, उसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में, उससे जो है जो F1 और F2 का कंपोनेंट था वो माइनस करने पे हमारा N1 आया था, ठीक है। तो उसका स्क्वायर और प्लस जो है आपका जो y डायरेक्शन में हमारे रिजल्टेंट फोर्स थी, उससे जो F1 और F2 का फोर्स है उसका क्या नाम है समीशन रिड्यूस करने पे, रिडक्ट करने पे जो N2 है वो आ रहा है। तो दोनों का जो स्क्वायर है उसका अंडर रूट लेंगे तो हमारा F3 पता चल जाएगा। और रही बात थीटा की, तो tan थीटा बराबर आपको होता है, अगर हम बात करें तीसरे की, तो मान लीजिए हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर F3 के नोड से यहाँ पे परपेंडिकुलर और यहाँ पे डाला, तो इसकी डायरेक्शन हमें पता करनी, मान लीजिए θ3 है तो tan θ3 क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि y का डायरेक्शन, यानी कि y में आपने कितना माना था, आपने माना था y की डायरेक्शन में N2 माना था, तो N2 अपान x की डायरेक्शन यानी कि N1, है ना। तो यहाँ से θ3 हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स N2 बाई N1। तो इस तरीके से जो है हमको जो तीसरी फोर्स है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कि जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, यानी कि सेम प्लेन में कॉन्करेंट फोर्सेस की, ठीक है, सामान्य प्रतिबंध क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो जनरली आपको क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए कि कोप्लेनर फोर्सेस हैं वो कॉन्करेंट हैं और उनका रिजल्टेंट आपको निकालना है, तो उनको पहले रिजॉल्व कर लीजिए एक्स और वाई डायरेक्शन में। फिर जो उनका रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन का होल स्क्वायर टोटल समेशन और प्लस वाई डायरेक्शन का होल स्क्वायर टोटल समेशन। आप रिजॉल्व कर लीजिए पहले एक्स और वाई में, और फिर क्या करिए कि एक्स वाले के सारे को ऐड कर लीजिए, वाई के सारे को ऐड कर लीजिए, और फिर क्या करिए एक्स को जो आपने ऐड किया है उसका स्क्वायर कर दीजिए और वाई का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लीजिए, तो आपका रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि अगर जो बॉडी है जिसपे फोर्सेस लग रही हैं वो क्या है कि आपका बैलेंस कंडीशन में, संतुलन की अवस्था में है, तो जो रिजल्टेंट आएगा ये 0 आएगा। और ये तभी संभव होगा जब एक्स और वाई जो है वो दोनों 0 हो। यानी कि अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो किसी बॉडी पे, किसी बॉडी के एक पॉइंट पे अगर कार्यरत सभी जो बल वो संतुलित हैं, संतुलन की अवस्था में हैं, तो दो परस्पर लंबवत दिशाओं में बलों के वियोजन भागों का बीजगणितीय योग भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए किसी कोई बॉडी है, उसके किसी पॉइंट पे कार्यरत सभी बल का सभी जो कार्यरत बल हैं वो संतुलित अवस्था में है, तो उनका जो रेजुलेंट पार्ट है, जो रेजुलेशन उन फोर्सेस को कर दीजिए, और जो रेजुलेशन पार्ट है उनका भी बीजगणितीय योग क्या होगा, ठीक है, वो 0 होगा। मतलब कि एक्स डायरेक्शन में जो रेजोल्यूशन होगा और जो वाई डायरेक्शन में रेजोल्यूशन होगा उनका बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा, एक्स का इंडिविजुअल और वाई का इंडिविजुअल। इसी तरीके से अगर हम जस्ट इसकी अपोजिट स्टेटमेंट की बात करें, तो यदि दो परस्पर लंबवत दिशाओं में बलों के वियोजित भागों का बीजगणितीय योग 0 है, तो वो बल क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। हमने इसके पहले क्या देखा था कि अगर संतुलन की अवस्था में है और उन फोर्सेस को हम एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देते हैं, तो जो रिजॉल्व एक्स और वाई का अलग इंडिविजुअल होगा उसका समेशन क्या होगा, 0 होगा। और अब कह रहे हैं कि यदि जो है कोई फोर्स है जिसका रिजॉल्व पार्ट एक्स और वाई डायरेक्शन में, रिजॉल्व पार्ट का एक्स और वाई डायरेक्शन में बीजगणितीय योग, ठीक है, वो 0 है, तो वो जो बॉडी है जिसपे ये फोर्सेस काम कर रहे हैं वो संतुलन की अवस्था में होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी समझ सकते हैं कि यदि जो है सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 और सिग्मा वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो वहाँ परिणामी भी क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स आर होगा, और जो हमारी बॉडी होगी वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी।
उसके बाद फ्री बॉडी फोर्सेस की बात करें तो ये फ्री बॉडी जो है हम इसके पहले लेक्चर में जो है डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। अब बात करें कंपोनेंट की, जो फ्री बॉडी फोर्सेस होते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम होता है, उसमें कंपोनेंट या फोर्स की एनालिसिस किस तरीके से होती है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई आपकी डोरी है तो उसमें केवल टेंशन फोर्स जो है क्रिएट होती है, ना कि कंप्रेसिव फोर्स हम उसके थ्रू नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही डोरी की जगह आपका कोई रॉड या छड़ है, ठीक है, मतलब कि सॉलिड कोई बॉडी है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि दोनों की दोनों फोर्सेज जो है वो कंसीडर किए जा सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर क्या होता है रॉड में हम कंप्रेसिव फोर्स को ही मानते हैं, वैसे अगर हम कंसीडर करना चाहें तो टेंसाइल या कंप्रेसिव दोनों में से कोई एक को भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इस पे अगर ये बी पॉइंट पे तनी हुई है तो एक टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगी और एक उसके अपोजिट इस डायरेक्शन में काम करेगी। और मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, ठीक है, तो एक टेंशन फोर्स Fc1 एक डायरेक्शन में काम करेगी और उसके अपोजिट एक टेंशन फोर्स Fc1 सेम डायरेक्शन में। तो देखिए टेंशन जब होता है तो विपरीत दिशाओं में दोनों साइड में लगता है, ये आपको इतना आपको समझने की बस जरूरत है। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब साम्य अवस्था क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो जो आपकी साम्य अवस्था होती है वो किसी बॉडी में तभी आपको गेन हो पाती है, यानी कि किसी बॉडी तभी कोई बॉडी अगर संतुलन या साम्य अवस्था में तभी रह सकती है जब उस पर कार्यरत सभी जो फोर्स हैं आपके वो शून्य हो, है ना। कार्यरत सभी फोर्सों का जो रिजल्टेंट है वो क्या हो, शून्य हो। अब अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो किसी बॉडी पे या दृढ़ पिंड पे कार्यरत दो या दो से अधिक फोर्स जो है इस प्रकार से बॉडी पे कार्य कर रहे हैं कि सभी बलों का जो कुल प्रभाव है, टोटल इफेक्ट, जो कंबाइंड इफेक्ट है उन फोर्सेस का, वो अगर शून्य होता है तो हम बॉडी हमारी संतुलन साम्यावस्था की कंडीशन में रहती है। सेम चीज का अगर अपोजिट आप डिफिनीशन देखें, डिफिनीशन के अपोजिट आप अगर स्टेटमेंट देखें, तो अगर कोई बॉडी साम्यावस्था में है तो उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस का जो समेशन है या प्रभाव है वो क्या होगा, रिजल्टेंट हमारा शून्य होगा। तो ये जो हो गया ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी है आपकी, ये है, अब इसमें टोटल फोर्सेस 3 लग रही हैं, 4 लग रही हैं, मान लीजिए 3, तो इनका अगर रिजल्टेंट शून्य आता है, 0 आता है, तो ये जो टोटल फोर्सेस हैं, ठीक है, ये जिस बॉडी पे लग रही हैं ये बॉडी क्या होगी, साम्य अवस्था में होगी। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये 3 प्रकार का होता है, स्टैटिक, डायनेमिक और दो प्रकार का होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक की बात करें तो अगर जो बॉडी है वो हमारी विरामावस्था में रहती है, मतलब कि रेस्ट में रहती है, ठीक है, और उस पर टोटल जो कार्यरत फोर्सेस हैं उनका जो समेशन है वो शून्य आता है। ठीक है, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो मोशन में नहीं रहती है, रेस्ट में रहती है। ठीक है, और रेस्ट में रहते हुए ही उस पर जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो बॉडी को एक संतुलन कंडीशन में रखते हैं, साम्यावस्था में रखते हैं। तो इस प्रकार की साम्यावस्था को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक साम्यावस्था या स्थैतिक साम्यावस्था बोलते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें डायनेमिक साम्यावस्था की, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की या गतिक साम्यावस्था की, तो इसमें क्या होता है कि जो बॉडी हमारी मोशन में होती है उसके उस बॉडी पे उसके मोशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि अगर कोई बॉडी मान लीजिए वो 10 की स्पीड पे चल रही है और उस पर हम फोर्स लगाते हैं, कई फोर्स लगाते हैं, लेकिन वो फोर्स इस प्रकार लगते हैं कि बॉडी का जो स्पीड है वो 10 का ही 10 बना हुआ है, देयर इज नो एक्सेलरेशन।
आर रिटार्डेशन, ठीक है, कोई भी एंगुलर या क्या नाम है लीनियर एक्सेलरेशन बॉडी में नहीं है, ठीक है, तो जो बॉडी होगी हमारी क्या होगी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगी। अब बात करें कि साम्य बल क्या होता है, ठीक है, या इक्विलिब्रेंट फोर्स क्या होती है। तो अगर हम इक्विलिब्रेंट फोर्स की बात करें तो मान लीजिए कि किसी एक बॉडी पे एक से अधिक फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, अब वो फोर्सेस क्या कर रहे हैं कि मिलके एक कोई इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी को या तो किसी डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं या मूव कराने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक कोई ऐसा फोर्स जो है सेम उनके रिजल्टेंट के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें तो बॉडी हमारी क्या हो जाएगी, साम्यावस्था या संतुलन की कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगी। तो इसी फोर्स को क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रेंट फोर्स बोलते हैं या साम्य बल या संतुलन बल कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझिएगा कि मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, उस पर कई फोर्सेस कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और जो उनका नेट इफेक्ट है वो बॉडी पर कार्यरत है, तो उसकी वजह से बॉडी में कुछ ना कुछ या तो चेंज आएगा या बॉडी जो है अपनी पोजीशन को चेंज करने का प्रयास करेगी, ठीक है। अब क्या है कि अगर कोई फोर्स जो है जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड की लगा दी जाए तो बॉडी क्या हो जाएगी, संतुलन की अवस्था में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगी। तो इसी जो हम फोर्स लगाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रेंट फोर्स या साम्यक बल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो साम्यक बल की अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो ऐसा बल जो पिंड पर कार्यरत सभी बलों के साथ मिलकर पिंड को स्टैटिक साम्यावस्था में ला दे। स्टैटिक साम्यावस्था की बात कर रहे हैं, ना कि डायनेमिक, यानी कि रेस्ट में रह के और बॉडी जो है रेस्ट में ही रहे, इस तरीके से कंडीशन ले आए तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सम्यक बल या संतुलन बल कहते हैं। अब ये जो आपका सम्यक बल या आपका इक्विवेलेंट फोर्स होता है, ये क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात है कोप्लेनर होगा, मतलब कि रिजल्टेंट जिस प्लेन में कार्य कर रहा है उसी के सेम प्लेन में कार्य करेगा, ठीक है। और क्या होगा, कोलिनियर होगा, मतलब कि कोलिनियर मतलब जो रिजल्टेंट आपका जिस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है सेम लाइन ऑफ एक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के साथ कार्य करेगा, इक्विलिब्रेंट फोर्स, ठीक है। तो ये बातें आप जो है याद रखेंगे। अब अगर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है लामीज प्रिंसिपल या लामी थ्योरम, ठीक है। तो अगर लामी थ्योरम क्या है उसकी अगर हम बात करें तो मान लीजिए अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर हम कोई बॉडी है उस पर तीन बल, ठीक है, उसके किसी बिंदु पर कार्यरत हैं, ठीक है, कोई बॉडी है जिसके किसी बिंदु पर तीन बल कार्यरत हैं और यदि बॉडी जो है हमारी क्या है, साम्यावस्था में, यानी कि संतुलित अवस्था में, तो जो उस बॉडी पे कार्यरत बल होंगे उसमें प्रत्येक बल दो शेष दो अन्य शेष दो बलों के बीच में बनने वाले कोण के साइन के समानुपाती होगा। एक बार फिर से सुनिएगा, किसी बॉडी पर अगर किसी बॉडी के एक पॉइंट पर तीन फोर्सेस जो हैं वो कार्य कर रही हैं तो ये जो फोर्सेस हैं इनमें से प्रत्येक फोर्स शेष दो फोर्स के, यानी कि तीन फोर्स हैं, तो अगर हम मान लीजिए P1 P2 P3 तीन फोर्सेज कार्य कर रही हैं तो अगर P1 की बात करें तो P1 जो होगा वो P2 और P3 के बीच में बनने वाले एंगल के साइन यानी कि ज्या के समानुपाती होगा। इसी तरीके से P2 होगा वो P1 और P3 के बीच में बनने वाले एंगल के ज्या के समानुपाती होगा और जो P3 होगा वो P1 P2 के बीच में बनने वाले एंगल के समानुपाती होगा। तो यही जो है हमारा लामी प्रिंसिपल या लामीज थ्योरम है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि